पॉलिटिक्स इन बिहार, बिहार की राजनीति। बिहार ऐसा प्रदेश है जो हर साल बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बहुत सारे इलाके हर साल डूब जाते हैं, इसलिए वहां लोग हर साल अपना नया घर बनाते हैं, नए सिरे से अपना व्यापार शुरू करते हैं। वहां की मुख्य फसल धान की खेती, जूट, मक्का, गेहूं इत्यादि है। सब्जियों में परवल, करेला, तरबूज और खीरा भी वहां उगाया जाता है। भोजन वहां सत्तू बहुत चाव से खाया जाता है, लिट्टी चोखा खाया जाता है और दाल चावल बहुत चाव से लोग वहां खाते हैं। मछली चावल वहां का फेवरेट खाना है और मीट भी लोग बहुत पसंद करते हैं। यहां रोजगार की कमी होने की वजह से हर साल लोग रोजगार के लिए अन्य शहरों में जाते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी केवल बाहर जो काम करके जो पैसे कमाए जाते हैं उन्हीं से होती है और कोई जरिया नहीं होता। यहां कल्चरल व्यवस्था ज्यादातर मूल निवासी है और मूल निवासी सभ्यता को अपनाते हैं। इनका अपना ट्रेडिशन है। यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारत में सबसे निम्न स्तर पर है। शिक्षा व्यवस्था निम्न स्तर पर है। रोजगार की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन लड़कियां अब स्कूल जाने लगी हैं। यह तस्वीर एक आशा की किरण है, जो लड़कियां आगे निकल रही हैं। तो यह भारतीयों का संक्षिप्त परिचय था। अब हम बिहार की राजनीति की चर्चा करेंगे। जो बिहार की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, 18% कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन रिवर एंड फिशिंग। 18% लगभग 18% आबादी ऐसी है जो रिवर, नदी और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। उनमें मुख्य जातियां हैं बिंद, लुनिया, निषाद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापति, राजभर, कहर, पोतार, धीमर, मांझी, तुहाहा, गौर, चाई, गोही इत्यादि। इनकी परसेंटेज 18 से 20% बैठती है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी जाति है, बड़ा वर्ग है, वह 15% मुस्लिम समाज है। बिहार की राजनीति की विडंबना है कि जो 18% जो जाति सबसे बड़ी जाति है और 15% मुस्लिम जो एक बड़ा वोट बैंक है, दोनों का ही प्रतिनिधित्व बिहार की राजनीति में ना के बराबर है। क्योंकि राजनीति हमेशा जो वहां लीड की गई वह लालू प्रसाद यादव के द्वारा 9% यादव वोट बैंक के द्वारा की गई, नीतीश जी के 6% कोयरी वोट के द्वारा की गई और बीजेपी कांग्रेस की 2% राजपूत, 3% बनिया और 3% ब्राह्मण भूमिहार वोट से की गई।
और जिनकी भी या तो लालू यादव आरजेडी की सरकार रही, या नीतीश की सरकार रही, या कांग्रेस की सरकार रही, या बीजेपी की सरकार रही, दो बड़े वोट बैंक को उन्होंने केवल अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, इन्हें कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि इसकी कितनी परसेंटेज है। 18% कम्युनिटी डिपेंड ऑन रिवर एंड फिशिंग। बिंड, नुनिया, निषाद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापति, राजभर, कहर, पोतार, धीमर, मांझी, तुहा, गोर, चाई, गोरी इत्यादि। 9% यादव वोट, 6% कोयरी वोट, 21% अन्य ओबीसी कैटेगरी के वोट। टोटल ओबीसी के वोट बिहार में 54% हैं। 15 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो एससी वोट है। 1% लगभग 60-64 के आसपास वोट एसटी वोट है, क्योंकि बिहार की जो एससी पॉपुलेशन थी झारखंड के अलग होने के बाद ज्यादातर एसटी पॉपुलेशन झारखंड में शामिल हो गई। 15% मुस्लिम वोट, 7% अदर जनरल कैटेगरी के वोट हैं। तो जो वहां प्रभावी वोट है वो 15% जनरल कैटेगरी के वोट हैं। जनरल कैटेगरी के 15% जनरल कैटेगरी के वोट में 2% राजपूत वोट है, 3% बनिया वोट है और 3% ब्राह्मण भूमिहार वोट है और 7% अन्य जनरल कैटेगरी की जातियां हैं। जो 18% कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन रिवर एंड फिशिंग जो कम्युनिटी है, इसकी विडंबना है कि इस जाति की, इस समूह की जो जातियां हैं, कुछ जातियां एसटी में भी शामिल हैं कई जगह पर। इस समूह की कई जातियां एससी में भी शामिल हैं। कई जगह पर इस जाति की जनरल कैटेगरी में भी शामिल है और कई जगह पर इस कैटेगरी की जातियां ओबीसी में शामिल हैं। इस वजह से यह जातियां बिखरी हुई हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक जागरूकता आने के कारण एकता बन रही है और बिहार नहीं पूरे भारत का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है और अब सारी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा इस वोट बैंक पर डिपेंड निर्भर होती जा रही हैं। जहां तक बीजेपी की बात करें, उसके लिए तो यह इस कम्युनिटी का वोट जीवन और मरण के समान है, क्योंकि बीजेपी केवल जीतती है तो केवल इस वोट बैंक के आधार पर जीतती है और अगर यह वोट बीजेपी से छिटक गया तो बीजेपी की पूरे भारत में एक सीट निकालना भी मुमकिन नहीं होगा। कुछ जातीय आंकड़े हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ईबीएस है, पहली कैटेगरी जो है वो ईबीएस है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। ईबीएस जो होता है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ईबीएस एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। सरकारी नौकरियों में 80% है। एमएलए एमपी की सीट इनके लिए आरक्षित नहीं की गई है, इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया है। न्यायिक सेवाओं में 21% सीटें आरक्षित की गई हैं, ठेके में 18% आरक्षित सीटें की गई हैं और जो बैकवर्ड कास्ट है, पिछड़ा वर्ग है, बीसी बैकवर्ड कास्ट पिछड़ा वर्ग 12% सरकारी नौकरियों में और
एमएलए एमपी में इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया है। न्यायिक सेवाओं में 12%, ठेके में 12%, टोटल ईबीसी प्लस बीसी 27%। एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति सरकारी नौकरियों में 16% और इनको प्रतिनिधित्व एमएलए में 18 सीटें रिजर्व की गई हैं और एमपी में 6 सीटें रिजर्व की गई हैं। न्यायिक सेवाओं में 16%, ठेके में 16%, केंद्र सरकार की नौकरियों में 16%, ईबीसी और बीसी का केंद्र सरकार द्वारा 27% रिजर्व किया गया है। यह ओबीसी कैटेगरी में रिजर्व किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति, एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति सरकारी नौकरियों में 1% सीट इनकी, एमएलए की 2 सीट रिजर्व है, एमपी की कोई सीट रिजर्व नहीं है। न्यायिक सेवाओं में 1%, ठेके में 1%, केंद्र सरकार द्वारा 1%। महिला वुमेन 3% सरकारी नौकरियों में, एमएलए एमपी की कोई सीट आरक्षित नहीं, न्यायिक सेवाओं में कोई आरक्षित नहीं, ठेके में 3% आरक्षण, केंद्र सरकार द्वारा 60% आरक्षण। और एक नई कैटेगरी आई है जिसमें इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं, उनको 10% आरक्षण दिया गया है। इस तरह यह कोटा लगभग 50% से बढ़कर 60% हो जाता है। जिन जातियों की बात कर रहे थे, जो नदियों और उनसे जुड़े व्यवसायों से जो जुड़ी जातियां हैं, उसमें कहर, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, माझी, मछुआ, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोरिया, चाई, गोढ़ी इत्यादि, चाई, गोढ़ी, मंडल इत्यादि शामिल हैं। नदी एवं उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर जातियों में राजनीतिक जागरूकता आ रही है और वह आपस में इस तरह के कैंपेन चला रहे हैं। जैसे यह एक कैंपेन का चित्र लिया गया है जिसमें लिखा है, आप अवगत हैं कि भारत में बिहार पहला राज्य है जहां निषाद समाज की यहां कुछ जातियों को शामिल नहीं किया गया है, इस वजह से 14% लिखा गया है, नहीं तो ये 18 से 20% है। जनसंख्या एकजुटता को तोड़ने, कमजोर करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी में निषाद जाति विशेष प्रकोष्ठ बनाकर, जैसे जनता दल यूनाइटेड में जल श्रमिक प्रकोष्ठ, भाजपा में मत्स्यजीवी मंच, राजद में मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ, कांग्रेस में अखिल भारतीय फिशरमैन इत्यादि गठित करके सिर्फ वोट लेने की और यूज एंड थ्रो की गहरी कूटनीति एवं साजिश की जा रही है। और यह बहुत हद तक सच्चाई है कि जिस वर्ग की पॉपुलेशन 18 से 20% है और मतदान करने में यही वर्ग सबसे आगे होता है, और यही वर्ग जो है जो नई समीकरण बनाता है, नई समीकरण बिगाड़ता है, और इसी का इस राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है। जहां तक हम बिहार राजनीति की बात करें, जब जब इस वर्ग ने लालू प्रसाद यादव के साथ रही है तो लालू प्रसाद यादव जीते हैं, और जब इन्होंने रामविलास पासवान का साथ दिया तो इन्होंने इतने मत प्रतिशत प्राप्त किए कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और जब जब यह वर्ग नीतीश के साथ गया, नीतीश जी के साथ गया, तो नीतीश की जेडीयू की सरकार बनी। अब जहां तक उत्तर प्रदेश में की बात है, जब जब इस वर्ग के वोट कहां
बांसी राम जी के नेतृत्व में बसपा की तरफ जिस इसका रुझान हुआ तो बसपा की सरकार बन गई। और जब जब मुलायम सिंह और फूलन देवी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की तरफ इस वोट बैंक का रुझान हुआ तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। और जब जब भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग का वोट हासिल करने में सक्षम हुई तो उसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक अभेद्य मानने वाले गठबंधन को भी धूल चटा दी। और कांग्रेस वोट बैंक, कांग्रेस की भी नजर इसी वोट बैंक पे है, इसलिए आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा इन क्षेत्रों में ही ज्यादा विजिट, ज्यादा दौरा करती नजर आती हैं। सभी 11 विधान परिषदों में सदस्य में एक भी निषाद समाज से विधान पार्षद एमएलसी नहीं बनाया गया है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल निषाद समाज को गुलाम पिछलग्गू समझता है। अपने अपने पार्टी में किस जाति वर्ग की प्रमुखता के आधार पर विधान पार्षद बनाए हैं। केवल विधान परिषद की बात नहीं है, भाजपा को मालूम था कि इस वोट बैंक के बगैर वह नहीं जीत सकते, इस वजह से न चाहते हुए भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटें इस वर्ग को दी, जिससे 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी निषाद समाज की जातियों से चुन के आए। लेकिन बीजेपी ने इस वर्ग के साथ दगा करते हुए इस वर्ग से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। एक वसुंधरा राजे, एक साध्वी जी हैं, उनको बनाया गया है, लेकिन वो राज्य स्तर की मंत्री हैं, ना कि वो कैबिनेट में शामिल हैं। उन्हें भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। और इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद भी ज्यादातर संवैधानिक पदों पर, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज और हजारों संवैधानिक पद, जिस पे इस समाज की भागीदारी लगभग ना के बराबर है। यह सिद्ध करता है कि पहले जो पार्टियां इनका इस्तेमाल करती थी वह इन्हें कुछ भी नहीं देती थी, लेकिन अब इनमें थोड़ी बहुत जागरूकता आई है तो एमएलए और एमपी स्तर की टिकटें इन्हें मजबूरन देना पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि अभी इनमें ज्यादा जागरूकता नहीं आई है, इसलिए संवैधानिक पदों पर इन्होंने न तो मजबूती से दावेदारी की है और न ही राजनीतिक पार्टियों ने ईमानदारी से इनको सभी संवैधानिक पदों पर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। बिहार की पार्टियां जो बिहार में चुनाव लड़ती हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जो हैं वो है, नेशनल स्तर की पार्टियां जो है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। स्टेट पार्टीज, बिहार स्टेट की जो पार्टीज हैं वो है बीएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बीएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी
लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। यहां पर जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू है। अदर स्टेट की पार्टियां जो हैं जो यहां चुनाव लड़ती हैं उसमें प्रमुख है एएफबी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एएफबी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जेकेएनपीपी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, जेकेएनपीपी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम भारतीय राजनीति में इसका प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। झारखंड में इन्होंने बहुत करारी हार बीजेपी को देते हुए झारखंड में अपनी सरकार बनाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए हैं। एनपीईपी नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीईपी नेशनल पीपल्स पार्टी, आरएसपी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, आरएसपी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एसएचएस शिवसेना, एसएचएस शिवसेना, एसएचएस शिवसेना, एसपी समाजवादी पार्टी, एसपी समाजवादी। ये पार्टियां जो हैं अलग स्टेट में इनकी सरकारें हैं या अलग अन्य स्टेटों में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जो बिहार में चुनाव लड़ती हैं। इसके अलावा अनेकों अन्य पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन इनको वोट परसेंटेज इन्होंने हासिल नहीं किया है, निर्धारित वोट प्रतिशत हासिल नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इनको रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज मानते हुए इनकी एक लंबी लिस्ट है। इसके अलावा कई इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार भी बिहार चुनाव में शामिल होते हैं। ये आंकड़ा कुछ दिया गया है जो वो मत प्रतिशत है 2014 के लोकसभा में किसको कितने पर मत प्रतिशत मिले और 2015 के विधानसभा में किसको कितने मत प्रतिशत मिले। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 29.4% वोट मिले थे और विधानसभा में 2015 की विधानसभा में 24.4% मिले। लोजपा को 6.4% मिले थे, उसके बाद विधानसभा में 4.8% ही मिल पाया। रालोसपा को 3% मिला था, बाद में केवल 2.6% ही मिल पाया। जेडीयू को 2014 के लोकसभा में 15.8% मिला था और 2015 के लोकसभा में 16.8% मिला। राजद को लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में 20.1% वोट बैंक मिला था और 2015 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में 18.4% मिला। कांग्रेस को 8.4% मिला लोकसभा के चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2015 के विधानसभा में 6.7% मत प्रतिशत मिला। यहां जो कुछ राजनीतिक संभावनाएं बन रही हैं वह तेजस्वी यादव पे केंद्रित है, क्योंकि बिहार के तेजस्वी यादव एक उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन अभी उनकी बहुत सारी चीजें सामने आनी बाकी हैं। जैसे वे प्राथमिकता संविधान को लागू करवाने में देते हैं, सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व उपलब्ध करवाने में देते हैं, या फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए अपना पूंजी अपना व्यवसाय अपनी कंपनियों को बढ़ाकर अपना निजी
तौर पर अपने आप को और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि अन्य प्रदेशों में अनेकों पार्टियां जो जीती हैं, उन्होंने जीतने के बाद जो सभी समाज, सभी जातियों के, सभी धर्मों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलवाने की बजाय और संविधान को पूरी तरह से लागू करवाने की बजाय उन्होंने अपना व्यवसाय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया। उनकी निजी संपत्तियां हजारों करोड़ में पहुंच गई, लेकिन जनता की स्थिति दिन पर दिन दयनीय स्थिति होती चली गई। इसलिए वह भी राजनीतिक रूप से अपनी जमीन खोने लगे और वह भी कमजोर हुए। तो यह चीज अभी तेजस्वी यादव के मामले में क्लियर होनी बाकी है। अगर वह अपने निजी व्यवसाय को प्राथमिकता देंगे, निजी मजबूती को प्राथमिकता देंगे, तो उनका राजनीतिक भविष्य उतना सुनहरा नहीं है, क्योंकि आज भारत के लोग, बिहार के लोग इतने जागरूक हैं कि उन्हें पता है कि कौन संविधान को लागू करवाने के लिए काम कर रहा है, कौन सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए काम कर रहा है और कौन केवल झूठे वादे कर रहा है। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारत की जमीन में लाखों साल से हमेशा रही हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो भारत की, बिहार की और बिहार की मिट्टी से ऐसे सिद्धांत निकलते हैं जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया। वह सिद्धांत हैं समानता के, न्याय के, शांति के, और वह सिद्धांत अनेकों महापुरुषों से होते हुए महात्मा बुद्ध तक पहुंचे और महात्मा बुद्ध के जरिए पूरे विश्व में फैले। और फिर यह अंबेडकर जी ने भी उन्हीं सिद्धांतों को अपनाया और उन्हीं सिद्धांतों को के आधार पर भारत का संविधान बना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर भारत ईमानदारी से पूरी तरह से लागू कर देता है तो भारत विश्व में शांति, न्याय, समानता, समृद्धि स्थापित करने में सफल होगा। लेकिन पूरा संविधान तो पढ़ना ही, सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन संविधान में से जो 7 मुख्य मुद्दे लिए गए हैं वे हैं भारत के संविधान के मुद्दे। 1, स्वास्थ्य जो अनुच्छेद 47 इत्यादि में दिया गया है। 2, शिक्षा अनुच्छेद 21 का 45 आदि अनुच्छेदों में दिया गया है। 3, रोजगार अनुच्छेद 15, 4, 16, 4, 43 का 81, 170, 243 का 243 ना 330, 332, 335 आदि अनुच्छेदों में दिया गया है। 4, मूल संपत्ति अनुच्छेद 300 का। 5, मूल सेवाएं अनुच्छेद 41। 6, सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 15, 4, 16, 4, 43 का 81, 170, 243 का 243 ना 330, 332, 335। 7, संसाधनों पर सामूहिक मालिकाना अधिकार समाजवादी अनुच्छेद 39 ख का 43 का इत्यादि अनुच्छेदों में और अन्य कानूनों में दिए गए हैं। तो 7 मुख्य मुद्दे हैं जो भारत की भूमि से होते हुए महामानव बुद्ध, विश्व रत्न अम्बेडकर और संविधान में शामिल हुए। ये 7 मुद्दे हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा रोजगार, चौथा मूल संपत्ति, 5 मूल सेवाएं, 6 सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, 7 संसाधनों पर सामूहिक मालिकाना अधिकार। यही सभी राजनीतिज्ञों को इन्हीं मुद्दों पर ही राजनीति करनी चाहिए। इन मुद्दों को प्राथमिकता न देना संविधान का अपमान है, संविधान का उल्लंघन है, जो एक अपराध है, देशद्रोह है, आतंकवाद है और जिसकी बहुत
सख्त सजाएं हैं। अगर भारत के लोग अगर सजाएं दिलाएंगी तो जो भी सरकारें इन मुद्दों को पे काम नहीं कर रही हैं उनको सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। अब कोई यदि राजनीति में शामिल होता है तो उन्हें किन चीजों की किन स्तरों पर क्या क्या करना पड़ेगा यह बहुत जरूरी है। पहले तो ये 7 मुद्दे जानना जरूरी है जो जिसका एक YouTube बना हुआ है, वहां से देखा जा सकता है। यह अगर YouTube पे डालेंगे तो यह वीडियो आ जाएगा जिसमें यह इमेज लगी हुई है। तो महामानव बुद्ध, विश्वरत्न अंबेडकर और संविधान के 7 मुद्दे। पहला स्टेप ये 7 मुद्दे अच्छी तरह जानना है। फिर भारत का पूरा संविधान हिंदी में पढ़ना सुनना है। अगर हिंदी में पढ़ना चाहे तो यहां दिया गया है, इस लिंक पे दिया गया है। ये जिस चैनल पे ये दिया गया है वहां पर ये भी है। तो अगर हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें येलो टीवी, रेड टीवी आदि यूट्यूब चैनलों पर दिए गए हैं, आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और एक अभियान के लिए पहला कदम दिया गया है, यह सब पार्टियों को भेजा गया है जिसमें एक गठबंधन, तीसरे गठबंधन की चर्चा की गई है जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन है। उसकी शुरुआत की गई है। तो ये जो निमंत्रण गया है वह है बिहार में मुख्यतः 2 गठबंधन है जो पक्ष और विपक्ष में रहती हैं। पहला गठबंधन जिसका नेतृत्व ब्राह्मणवादी पार्टी बीजेपी के हाथ में है। दूसरा गठबंधन जिसका नेतृत्व ब्राह्मणवादी पार्टी कांग्रेस के हाथ में है। इसलिए बिहार में तीसरा गठबंधन होना चाहिए जिसका नेतृत्व मूल निवासी लोग और पार्टियां करें। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति CSS कन्नन जी की पार्टी ACDP और अन्य पार्टियां RJD, BNP, हम, VIP, RLSP, आम अधिकार मोर्चा, आम, ASP, आजाद समाज पार्टी, AIMIM आदि पार्टियों को बिहार चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपनी राय दें और इस गठबंधन में कोई अन्य पार्टी या व्यक्ति जुड़ना चाहे तो हमें कमेंट में बताएं। तो जिस गठबंधन की बात कर रहे थे उसकी पूरी जानकारी आप dra.bcdks.com वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। dra.bcdks.com। इसके राष्ट्रीय संयोजक है रंजीत चौधरी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस DRA। रंजीत चौधरी राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन DRA, जो हर स्तर पर सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में और पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, विधानसभा लेवल, जिला लेवल, लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान अनुपालन समिति बनवा रहे हैं। अगर जहां जहां ये संविधान अनुपालन समितियां बन जाती हैं वहां के लोग संविधान का लागू को पूरी तरह से लागू करवा लेते हैं। और जब संविधान लागू होगा तो कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएगा तो उसका तुरंत काम हो जाएगा। कोई उससे पैसे मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा और बिना भ्रष्टाचार के और बिना परेशान किए लोगों के काम होंगे। तो लोगों जो 7 मुद्दे हैं वह भी तेजी से पूरे भारत में लागू होगा। उसके लिए जरूरी है कि हर स्तर पर संविधान अनुपालन समिति बनाया जाए। जिसका कैसे संविधान अनुपालन समिति बनाना है
वह dra.bcdks.com वेबसाइट पर अबाउट पेज पे 4 वीडियो 15 मिनट की दी गई है। उसे देखकर आसानी से जो संविधान अनुपालन समितियां बननी है वह प्रक्रिया समझकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर संविधान अनुपालन समिति बनाई जा सकती है। बिहार की कुछ पार्टियों की चर्चा कर लेते हैं जो सबसे उभरती पार्टियों में है। उसमें एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी है। इन्होंने सभी 40 सीटों पर और ऑल इंडिया लेवल पर लगभग 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन क्योंकि पहला चुनाव था तो कई जगह इनके नॉमिनेशन सबमिट नहीं हो पाए, कई जगह इनके नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए और कई सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़े। तो इन्होंने बिहार की भी 40 की 40 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन जो मैंने समस्या बताई वह समस्या बिहार में भी आई। तो यह पार्टी है एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी, जिसके राष्ट्रीय संस्थापक और संस्थापक अध्यक्ष जो है वो जस्टिस CKS कर्णन जी हैं और बिहार प्रदेश की अध्यक्ष वंदना चौधरी जी हैं और यह भी गठबंधन के साथ या अकेले बिहार विधानसभा चुनावों में शामिल होंगे। जस्टिस CS कर्णन, रिटायर्ड जस्टिस स्वामीनाथन कर्णन फाउंडर प्रेसिडेंट, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति स्वामीनाथन कर्णन संस्थापक अध्यक्ष है एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी के, और वंदना चौधरी, इनका नाम वंदना महतो भी है। शादी से पहले वंदना महतो थी और शादी के बाद वंदना चौधरी हो गई है, लेकिन ये सारी एक ही समूह की जातियां हैं जो 18% में शामिल है। तो ये है बिहार स्टेट प्रेसिडेंट वंदना चौधरी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी ACDP, एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी। ये लोगो है, लोगो में दिखाया गया है कि कोई अगर करप्शन कर रहा है तो उस पर एंटी करप्शन डायनामिक पूरी तरीके से करप्शन को जड़ से अपरूट करेगी, यानी कि जड़ से उखाड़ के पूरे भारत से फेंक देगी। और जिसका बीड़ा जस्टिस कर्णन जैसे दृढ़ निश्चय व्यक्ति ने उठाई हो तो वह काम पूरा भी होगा। इन्हें लास्ट चुनाव में कटहल चुनाव चिन्ह मिला था। अगली पार्टी है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यह एक बहुत ही जुझारू नेता है। आजकल देखा गया है कि बहुत सारे उम्मीदवार पार्टी से टिकट लेकर जीत जाते हैं और वह केवल पार्टी की गुलामी करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उन्होंने जो जीत हासिल की है वह लोगों के मत से हासिल की है। लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया है अपनी आवाज उठाने के लिए। नहीं तो अगर लोग उन्हें वोट ना दें तो पार्टियां चाहे कितने भी पैसा खर्च कर ले वह प्रतिनिधि नहीं बन सकते। तो उनकी पहली प्राथमिकता बनती है कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है तो संविधान को पूरी तरह से लागू करवाएं। और जहां भी इसमें भ्रष्टाचार होता है, देशद्रोह होता है, सरकारी कंपनियों को बेचे जाते हैं, सरकारी संसाधनों को निजी हाथों में सौंपा जाता है, यह पूरे दम के साथ अपनी आवाज उठाएं, लेकिन यह आवाज नहीं उठाते हैं। वहीं एक AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी हैं।
एक आदर्श स्थापित करते हुए पूरे जोर शोर से इन मुद्दों को लोकसभा में, लोकसभा के बाहर उठाते हैं और अपनी रैलियों में उठाते हैं। इस तरह की भूमिका भारत के हर प्रतिनिधि को, जनता के प्रतिनिधि को उठाना चाहिए। जनता के प्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पहली जिम्मेवारी भारत के लोगों के प्रति है, क्योंकि भारत के लोग ही भारत के प्रशासक हैं। जो वह प्रशासन सीधे, जिन्होंने प्रशासन अब सीधे अपने हाथों में ले रखा है और जिसका संचालन वह अपने प्रतिनिधियों और अपने सेवकों के माध्यम से करते हैं। लेकिन विडंबना है, दुख की बात है कि संविधान विरोधी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी प्रतिनिधि और सरकारी सेवक जनता की बात ना करके भ्रष्टाचार करते हैं। तो भ्रष्टाचार ना करें और संविधान को लागू करें और अपने क्षेत्र की जनता का सही प्रतिनिधित्व करें। यह राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, लालू यादव है, इन्होंने भारत की राजनीति बदल के रख दी थी। इन्होंने सामाजिक न्याय की एक अवधारणा दी, लेकिन इनके शासनकाल में कमियां रही, जिसकी वजह से इन्हें सत्ता से लोगों का विश्वास इन्होंने खोया और इन्हें सत्ता से बेदखल हुआ। वह कुछ मुद्दे रहे कि इन्होंने संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं करवा पाए, अपने प्रदेश में संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं करवा पाए, हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिला पाए, सभी संवैधानिक पदों पर हर वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दिला पाए, जिसका नतीजा रहा कि उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो ये लालू प्रसाद यादव हैं। जब इनकी सरकार थी तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इन्हें सत्ता से हटाया, बेदखल किया गया, तो इन्होंने राबड़ी देवी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया। और पिछले चुनाव में जब राष्ट्रीय जनता दल 80 सीटें जीतकर पहली पार्टी बनी, पहली बड़ी पार्टी बनी, तो तेजस्वी लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने और उनके छोटे बेटे तेज प्रताप यादव को वहां का स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया। इसके अलावा इनकी एक बेटी निशा भारती यादव हैं, जो राज्यसभा की सदस्य हैं, और एक मनोज झा हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। यह भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो हैं। धनेश्वर महतो हैं, बहुत ही दमदार तरीके से जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और जनता इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही है और इन्हें अखिल भारतीय स्तर पर इनको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और सोशल मीडिया पर इन्होंने धूम मचाया हुआ है। यह उभरते सितारे मुकेश साहनी हैं। इन्होंने पटना में ऐतिहासिक रैली करके सारी राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बिगाड़ दिए, सोच चेंज कर दी। जो पार्टियां नदियों से जुड़े और नदी से जुड़े व्यवसायों में शामिल जातियों को कोई महत्व नहीं देती थी, आज वह पार्टियां उस रैली के बाद
सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी इस समाज से ज्यादा लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी भूमिका केवल उनका इस्तेमाल करने तक है, क्योंकि अभी भी इस पार्टी के लोगों को, इस समाज के लोगों को संवैधानिक पदों पर शामिल नहीं किया जा रहा है। तो यह पार्टी जो है वह विकासशील इंसान पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी है। इनका चुनाव चिन्ह नाव है। इन्होंने दो लोकसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार उतारे और वहां का समीकरण ही बदल दिया। जैसे कि मैंने केवल ऊपर बताया है कि दो समाज की सबसे ज्यादा वोट बैंक है, 18% जो है वह नदियों से जुड़े व्यवसाय करने वाली जातियों का है और वोट बैंक है, और 15% से लेकर 17% तक मुस्लिम समाज का वोट बैंक है। तो यहाँ इन्होंने जिस दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, वहां से अन्य छोटी जातियों के जिनकी जनसंख्या कम है, उन पार्टियों के उम्मीदवार, उन जातियों के उम्मीदवारों ने वहां से पर्चा ही नहीं भरा। वहां से केवल इसी जाति के लोगों ने पर्चा भरा। यह भी निषाद उमेश मंडल है, काफी संघर्षशील है। अपने क्षेत्र में अपनी छोटी छोटी मीटिंगों से जनता को अपने प्रतिनिधित्व के मुद्दे की तरफ जागरूकता कर रहे हैं। इन्होंने भी पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। इनको चपाती रोलर चकला बेलन मिला था। तो ये आम अधिकार मोर्चा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये है वीएल मातंग। वीएल मातंग जी ने घोषणा की है कि बहुजन मुक्ति पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन्होंने भारत की राजनीति के मुद्दों की प्राथमिकता ही बदलकर रख दी है। पहले मुद्दों की प्राथमिकता कुछ और हुआ करती थी और कुछ जातियों को प्राथमिकता मिली हुई थी भारतीय राजनीति में, जैसे ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, इन कैटेगरी के लोगों को ही भारतीय राजनीति में और राष्ट्रीय पार्टी में दी जाती थी। लेकिन इनके बहुजन मुक्ति पार्टी के आने के बाद सभी पार्टियों ने सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों को प्रतिनिधित्व देना प्रारंभ किया है, लेकिन अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि उन्हें उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल रहा हो। तो यह भी संविधान को प्राथमिकता देते हुए मूल निवासियों के प्रतिनिधित्व का मुद्दे को उठाते हुए चुनाव लड़ते हैं। इनका चुनाव चिन्ह कोट चरपाई है। इनकी पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी यह है पुष्पम प्रिया चौधरी। यह बिल्कुल चौंकाने वाला नाम है। इनके पिता जनता दल यूनाइटेड में एमएलसी रहे हैं, लेकिन इन्हें भारतीय राजनीति में कोई नहीं जानता था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। लेकिन उन्होंने सभी राष्ट्रीय अखबारों में अपना एक पेज का विज्ञापन देकर अपने आप को वहां का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री घोषित किया और उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत की।
इन्होंने जो अपनी पार्टी रखी उसका नाम इन्होंने प्लूरल्स रखा, प्लूरल्स पार्टी। प्लूरल्स पार्टी इन्होंने घोषणा की है कि प्लूरल्स पार्टी बिहार की सभी विधानसभाओं में अपना उम्मीदवार उतारेंगी। अब देखना यह है कि पुष्पम प्रिया चौधरी भारतीय राजनीति में कितना हस्तक्षेप कर पाती हैं, अपना कितना वजन रख पाती हैं। बिहार और राष्ट्रीय राजनीति के जाने माने चेहरे और नाम यशवंत सिन्हा जी ने पटना में एक बदलो बिहार बेहतर बिहार नाम से अभियान की शुरुआत की और इन्होंने भी तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा कर दी, जिसमें अनेकों छोटी पार्टियों को शामिल करके तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इन्हें बिहार की राजनीति की जमीनी पकड़ है और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ने में यह काफी हद तक सफल भी हो सकते हैं। तो यह है यशवंत सिंह जी, ये भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। अब हम पार्टियों की किसकी कितनी सीटें हैं उसकी बात करें तो बिहार में पार्टी वाइज नंबर ऑफ एमपी फ्रॉम बिहार पार्टी नेम स्टेट्स। भारतीय जनता पार्टी को 17 लोकसभा की सीटें मिली हुई हैं, जनता दल यूनाइटेड को 16 मिली हुई है। इन्होंने भी 17 सीटों पर लड़ा था लेकिन एक सीट यह हार गए थे। तो और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली, इन्होंने 6 की 6 सीटें जीती और राष्ट्रीय जनता दल केवल 1 सीट ही जीत पाई। तो भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड की 16 लोकसभा सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी की 6 लोकसभा सीटें और राष्ट्रीय जनता दल की 1 लोकसभा सीट। जहां तक लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है, विधानसभा की बात है, तो उसमें जो आंकड़े हैं वो है पार्टी वाइज नंबर्स ऑफ एमएलए फ्रॉम बिहार, पार्टी वाइज नंबर ऑफ एमएलए फ्रॉम बिहार, पार्टी वाइज सीट्स। राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके पास 80 सीटें हैं। जनता दल यूनाइटेड 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 27 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन की 3 सीटें हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की 2 सीटें हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 2 सीटें हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर की 1 सीट है। इसके अध्यक्ष हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी हैं। यह पहले नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल रहे हैं और जब जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा चुनावों में काफी हार का सामना करा था, लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, उस समय नीतीश जी ने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से हटकर जीतन राम मांझी जी को बिहार का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाया था। उन्हें लगा था कि जीतन राम मांझी जी उनके इशारों पे काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कई काम अपने हिसाब से करने प्रारंभ कर दिए। तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इंडिपेंडेंट वहां पर फिलहाल 4 हैं।
तो मैं दोबारा यह आंकड़े बता देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल 80, जनता दल यूनाइटेड 71, भारतीय जनता पार्टी 53, इंडियन नेशनल कांग्रेस 27, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट लिबरेशन 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन 3, लोक जनशक्ति पार्टी 2, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर 1, इंडिपेंडेंट 4। अब हम आपको दिखाते हैं कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने मेंबर होते हैं और उनकी जानकारी आप कहां से ले सकते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, बिहार विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम बिहार से राज्यसभा सदस्य, लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम बिहार लोकसभा सदस्य। तो यह राज्यसभा की वेबसाइट है। यहां पर राज्यसभा में बिहार के 15 लोग शामिल हैं, जो है श्रीमती मीसा भारती आरजेडी से हैं, श्री सतीश चंद्रा दुबे बीजेपी से हैं, श्री प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से हैं, श्री हरिवंश जेडीयू से हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार झा आरजेडी से हैं, श्री अहमद अशफाक करीम आरजेडी से हैं, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जेडीयू से हैं, श्री रामविलास पासवान एलजेपी से हैं, श्री रामविलास पासवान एलजेपी से हैं, श्री एडी सिंह आरजेडी से हैं, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह आईएनसी कांग्रेस से हैं, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू से हैं, श्री गोपाल नारायण सिंह बीजेपी से हैं, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जेडीयू से हैं, श्री रामनाथ ठाकुर जेडीयू से हैं, श्री विवेक ठाकुर बीजेपी से हैं। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों से आप देख सकते हैं कि ज्यादातर सदस्य जो हैं वह सबसे छोटी जिसकी जनसंख्या है, जिस जाति की सबसे कम जनसंख्या है, जिसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर बिल्कुल बहुत कम होना चाहिए या है, उनका प्रभाव बढ़ाते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी गई हैं, और ताकि वह महत्वपूर्ण हो जाएं। और जो महत्वपूर्ण जाति है जिसकी जनसंख्या 18 से 20% है, उसकी जो निषाद जाति है, बिंद जाति है, मल्लाह जाति है, मुनिया जाति है, माझी, केवट, कश्यप, इन जातियों से जिनकी 18 से 20% जिनकी पॉपुलेशन है, एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं है। अब तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, कोई उपराष्ट्रपति नहीं बना, कोई राज्यसभा का अध्यक्ष चेयरमैन नहीं बना, लोकसभा का चेयरमैन नहीं बना, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना, राज्यपाल नहीं बना, राष्ट्र सेक्रेटरी नहीं बने, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने, हाई कोर्ट के जज नहीं बने। यह इसका मुख्य कारण है कि जो भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, जिनकी भी सरकारें बनती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वह इन लोगों को प्रतिनिधित्व देना ही नहीं चाहते। इस वजह से यह वर्ग सामाजिक आर्थिक हर क्षेत्र में
काफी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अगर यूं कहें कि विश्व की सबसे पिछड़ी जाति जो है वह यही वर्ग है, तो गलत नहीं होगा। यह लोकसभा की के नाम है। यह मैं बता देता हूं। बिहार भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड की 16 सीटें हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की 6 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1 सीट है। तो यह कुछ डाटा दिया गया है कि कौन कौन सी सीट से कौन कौन सी पार्टियां लड़ी थी और कौन कौन जीता, कौन कौन हारा। तो अररिया से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह जीते और यह दूसरे नंबर पर सरफराज आलम राष्ट्रीय जनता दल से रहे। आरा से आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर राजू यादव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन रहे। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते, दूसरे नंबर पर उपेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर से रहे। बांका से गिरिधर यादव जीते जनता दल यूनाइटेड से और दूसरे नंबर पर रहे जय प्रसाद नारायण यादव राष्ट्रीय जनता दल से। बेगूसराय से गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते, दूसरे नंबर पर कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रहे। भागलपुर से अजय कुमार मंडल जीते, दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड से अजय कुमार मंडल जी जीते और दूसरे नंबर पर शैलेश कुमार एलियास विल्वो मंडल राष्ट्रीय जनता दल से रहे। उसके बाद बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे भारतीय जनता पार्टी से जीते और जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल से हारे, दूसरे नंबर पर रहे। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से जीते और अब्दुल बरी सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे। गया एससी सीट से विजय कुमार जनता दल यूनाइटेड से जीते और जीतन माझी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर से दूसरे नंबर पर रहे। गोपालगंज एससी से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जनता दल यूनाइटेड से जीते और सुरेंद्र राम राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे। हाजीपुर एससी सीट से पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी से जीते और शिवचंद्र राम राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे। जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद जनता दल यूनाइटेड से जीते और सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे। जमुई एससी से चिराग कुमार पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से जीते और भूदेव चौधरी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जनता दल यूनाइटेड से जीते और गुलाब यादव राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे। कारकट से महाबली सिंह जनता दल यूनाइटेड से जीते, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे। कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड से जीते और तारिक अनवर इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहे। यहां से हमेशा तारिक अनवर जीतते हैं क्योंकि यहां की ज्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम है और जो बड़ी जनसंख्या है वह बिंद, निषाद, मल्लाह, केवट, मुनिया इन जातियों की है और
ब्राह्मण की जनसंख्या तो 3% से भी कम है। उसके बावजूद भी एक ब्राह्मण उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी को उतारा गया। तो यह जनता दल यूनाइटेड ने प्रतिनिधित्व छीनने का काम किया, क्योंकि जिस बिंद निषाद मल्लाह जाति की जो वहां बड़ी जनसंख्या है, उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें ना देकर ब्राह्मण बनिए और राजपूत समुदाय की जनसंख्या जिनकी कम है उनको सीटें दी। तो इन्होंने जनता दल यूनाइटेड में सभी वर्गों के साथ साथ न्याय ना करते हुए कुछ वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा सीटें दी और कुछ वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम सीटें दी। उसके बाद खगड़िया सीट से चौधरी महबूब अली कैसर लोक जनशक्ति पार्टी से जीते और मुकेश साहनी विकासशील इंसान पार्टी से दूसरे नंबर पे रहे। यहां से मुकेश साहनी जी जब खड़े हुए तो यहां से किसी भी ब्राह्मण बनिया राजपूत उम्मीदवार को नहीं उतारा गया, क्योंकि इनका कोई जब बड़ा वोट बैंक नहीं है। यदि मुकेश साहनी जी के मुकाबले में कोई ब्राह्मण बनिया या राजपूत उम्मीदवार उतारा जाता तो वह निश्चित तौर पर हार जाता, अगर कोई और समीकरण नहीं बनता तो यह बातों को ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मुस्लिम उम्मीदवार चौधरी महबूब अली कैसर को मुकेश साहनी जी के विरुद्ध उतारा। तो खगड़िया सीट पर चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहा और लोगों की निगाहें इस पर लगी रही। किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते। यहां से सैयद महमूद अशरफ जनता दल यूनाइटेड से दूसरे नंबर पर रहे। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड से जीते और शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे। मधुबनी से अशोक कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी से जीते और बद्री कुमार दुबे देखिए ये भी दूसरे ब्राह्मण हैं। विकासशील इंसान पार्टी नहीं, ब्राह्मण नहीं है ये, बद्री कुमार पूर्वे विकासशील इंसान पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे। बद्री कुमार पूर्वे विकासशील इंसान पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भारतीय जनता पार्टी से जीते, दूसरे नंबर पर रहे। रणधीर कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे। यहां यह क्लियर करना बहुत जरूरी है कि भारत में जातिवादी पार्टियां वे पार्टियां हैं जो किसी विशेष जाति को बढ़ावा देना चाहती हैं और अन्य सभी जातियों को से उनका प्रतिनिधित्व छीनना चाहती हैं। और उनका यह प्रयास हमेशा रहता है कि कुछ जातियों को उनका प्रतिनिधित्व मिल ही ना पाए और कुछ जातियों का कब्जा सभी संवैधानिक पदों पर रहे। ये जातियां जातिवादी पार्टी हैं।
ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, पूंजीवादी पार्टियां हैं, और जो पार्टियां संविधान को पूरी तरह से लागू करने के पक्ष में हैं, भारत के सभी वर्गों का विकास करने के पक्ष में हैं, भारत के सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व देने की पक्ष में हैं, वह राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वह संवैधानिक पार्टियां हैं, वह संविधानवादी पार्टियां हैं, वह देश हित की पार्टियां हैं। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सीगरीवाल भारतीय जनता पार्टी से जीते, रणधीर कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर है। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह एलियास लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड से जीते, और नीलम देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूसरे नंबर पर रही। मुजफ्फरनगर से अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से जीते, और क्योंकि यहां से विकासशील इंसान पार्टी से राजभूषण चौधरी जो निषाद समाज से उम्मीदवार थे, इनके खिलाफ भी कोई ब्राह्मण बनिया राजपूत उम्मीदवार नहीं उतारा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि अगर इस समाज से राजभूषण चौधरी के खिलाफ में कोई अगर ब्राह्मण बनिया और राजपूत उम्मीदवार उतारा जाता, तो क्योंकि निषाद समाज का मत प्रतिशत हर जगह बहुत ज्यादा है, तो इनका उम्मीदवार बहुत आसानी से जीत जाता। यह तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी, जो इन समाज को कभी कोई टिकट नहीं देना चाहती थी, प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती थी, अजय निषाद जी को इनके खिलाफ में उतारा, जो जीते। तो मुजफ्फरपुर से अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से जीते, और दूसरे नंबर पर राजभूषण चौधरी जो निषाद की जातियों से ही संबंधित है, विकासशील इंसान पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे। नालंदा से कोशलेंद्र कुमार जीते जनता दल यूनाइटेड से, कोशलेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड से, अशोक कुमार आजाद हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर से दूसरे नंबर पर रहे। नवादा से चंद्र सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से जीते, और विभा देवी राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रही। पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से जीते। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर सीटें ब्राह्मण बनियों और राजपूतों को दी हैं, और वहां पर जहां इनकी मजबूरी है और जहां पर ये अपने आप को दिखाए कि ये सभी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां पर मजबूरन इन्होंने अन्य समाजों को दी है, नहीं तो ज्यादातर सीटें इन्होंने ब्राह्मण बनिए और राजपूत समाज से ही बनाए हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर भी इन्होंने ज्यादातर ब्राह्मण बनिए और राजपूत समाज से ही बनाए हैं। तो ये भी बनिए समाज से हैं। पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश कुमार कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से जीते, और निशा भारती राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रही। आप यहां भी समीकरण देखिए कि निशा भारती एक यादव समाज की मजबूत उम्मीदवार थी, तो इनके खिलाफ भी कोई भी ब्राह्मण राजपूत बनिया उम्मीदवार नहीं उतारा गया, वहां से भी यादव उम्मीदवार उतारा गया। तो समीकरण बनाया जाता है, आसपास में ऐसे समीकरण बनाए जाते हैं कि जिस जाति को ज्यादा वोट है, जिन सीटों पर मान लीजिए 5 सीटों पर निषाद समाज की
ज्यादा वोटें हैं तो वहां पर एक सीट निषाद समाज को दे दी जाएगी और बाकी 4 सीटों को ब्राह्मण, बनिया और राजपूत उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। और जो एक सीट पर निषाद उम्मीदवार को उतारा गया है उसका प्रभाव बाकी 4 सीटों पर लेने का प्रयास किया जाएगा और यह समीकरण बनाया जाएगा, एक ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान के आधार पर ध्रुवीकरण करने का कोई मतलब नहीं है। ध्रुवीकरण अगर होना चाहिए तो संविधान मानने वालों और संविधान नहीं मानने वालों का ध्रुवीकरण होना चाहिए, क्योंकि अगर सभी जगह संविधान मानने वाले लोग होंगे तो संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा, तो सभी जनता की सभी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। तो जो लोग संविधान नहीं मान रहे हैं, सभी वर्गों को उनका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, उसके खिलाफ संविधान मानने वाले और संविधान को पूरी तरह से लागू करवाने वाले और सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने वालों का ध्रुवीकरण होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होना चाहिए। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूसरे नंबर पर रहे हैं। पूर्णिया से संतोष कुमार जनता दल यूनाइटेड से जीते हैं, तो उदय सिंह अलियास पप्पू सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूसरे नंबर पर रहे हैं। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, तो आकाश कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे हैं। समस्तीपुर एससी रामचंद्र पासवान जीते हैं, तो डॉक्टर अशोक कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे नंबर पर रहे हैं। सारण से राजीव प्रताप रूड़ी भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, तो चंद्रिका रॉय राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे हैं। सासाराम एससी से छेदी पासवान जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मीरा कुमार कांग्रेस से दूसरे नंबर पर रही हैं। मीरा कुमार यह बाबू जगजीवन राम की बेटी है, यह लोकसभा की अध्यक्ष रही है, लेकिन इन्होंने स्वर्ण समाज में शादी की है। सीहोर रमा देवी भारतीय जनता पार्टी से जीती है, तो सैयद फैजल अली राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे हैं। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पुनीत जनता दल यूनाइटेड से जीते हैं, तो अर्जुन रॉय राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे हैं। सीवान से कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड से जीती हैं, तो हेना साहब राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे हैं। सुपौल से दिलेश्वर कुमार जनता दल यूनाइटेड से जीते हैं, तो रंजीत रंजन इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूसरे नंबर पर रहे हैं। उजियारपुर से नित्यानंद रॉय भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे हैं। वैशाली से वीणा देवी वाइफ ऑफ दिनेश प्रसाद सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से जीते हैं, तो रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल से दूसरे नंबर पर रहे हैं। वाल्मीकि नगर से बैद्यनाथ प्रसाद महतो जनता दल यूनाइटेड से जीते हैं, तो शाश्वत केदार कांग्रेस से दूसरे नंबर पे रहे हैं। यह लिस्ट देखने के बाद आपको यह बात समझ में आ गई है कि जहां पर भी मूल निवासी जातियों, यादव समाज हो, निषाद समाज हो, भिन्न समाज हो, नुनिया समाज हो,
केवट समाज हो, मल्लाह समाज हो, कुशवाहा समाज हो, इन सब जातियों से जहां पर भी मजबूत उम्मीदवार, मुस्लिम जाति से जहां पर भी मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया जाता है, वहां पर विपक्षी दल ब्राह्मण बनिया उम्मीदवार नहीं उतारती है। और जहां भी ब्राह्मण बनिया उम्मीदवार उतारती है, उसके अगल बगल में जिस जाति की ज्यादा मत है, उस जाति के को कुछ एकाध सीटें नाम मात्र की देकर समीकरण यह बनाने का प्रयास किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो या किसी और मुद्दे पे ध्रुवीकरण हो, लेकिन संविधान के मुद्दे पर कभी ध्रुवीकरण का प्रयास नहीं किया जाता। संविधान न मानने वालों के खिलाफ कभी ध्रुवीकरण नहीं किया जाता। अब भारतीय राजनीति की मांग है कि ध्रुवीकरण अगर हो तो संविधान न मानने वाले और संविधान मानने वालों के बीच में ध्रुवीकरण हो। जो भी लोग संविधान मानने वाले लोग हैं वो एक हो जाए और जो संविधान नहीं मानने वाले लोग हैं उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकें और भारत को न्याय के, शांति के और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, जो तभी संभव है जब सभी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा। उसके बाद बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के 75 सदस्य हैं। ये हैं श्री आदित्य नारायण पांडे, श्री अर्जुन साहनी, श्री अशोक चौधरी, श्री अशोक कुमार अग्रवाल, श्री अवधेश नारायण सिंह, श्री वीरेंद्र नारायण यादव, सीपी सिन्हा एलियास चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री देवेश चंद्र ठाकुर, श्री दिलीप कुमार चौधरी, श्री दिलीप कुमार जायसवाल, श्री दिलीप रॉय, श्री दिनेश प्रसाद सिंह, श्री गुलाम रसूल, श्री हरिनारायण चौधरी, श्री हारून रशीद, श्री हरिप्रसाद बिंद, श्री जावेद इकबाल अंसारी, श्री केदारनाथ पांडे, श्री खालिद अनवर 20 वैकेंट, श्री कृष्णा 20 नंबर खाली है, 21 नंबर श्री कृष्ण कुमार सिंह, श्री लल्लन कुमार सराफ, श्री मदन मोहन झा, श्री मंगल पांडे, श्री मनोज यादव, श्री मनोरमा देवी, डॉक्टर NK यादव, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, श्री नीरज कुमार, श्री नितेश कुमार, श्रीमती नूतन सिंह, श्री प्रशांत कुमार साहनी, श्री मोहम्मद कुमार आलम, श्री प्रेमचंद्र मिश्रा, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री राधा चरण शाह, श्री रंजन कुमार सिंह, श्री रंजन कुमार एलियास बबलू गुप्ता, श्री राजेश राम, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री रजनीश कुमार, श्री रामचंद्र भारती, श्री रामचंद्र पूर्वे, श्री रामेश्वर महतो, श्री लाल लसन रमन, डॉक्टर राम बच्चन रॉय, श्री राणा गंगेश्वर सिंह, श्री रणवीर नंदन, श्री रणविजय कुमार सिंह, श्री रितलाल रॉय, श्री रीना देवी अलियास रीना यादव, श्री सचिदानंद रॉय, श्री सलमान रघीर,
श्री संजय कुमार सिंह, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, श्री संजय पासवान, श्री संजय प्रसाद, श्री संजय प्रकाश, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय श्याम सिंह, श्री संतोष कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सतीश कुमार, श्री शिव प्रसाद यादव, श्री नोलेला मेहता, श्री सुबोध कुमार, श्री सुमन कुमार, श्री सुनील कुमार सिंह 69 नंबर वैकेंट, श्री सुशील कुमार मोदी, तनवीर अख्तर, श्री तुंजी पांडे, श्री विजय कुमार मिश्रा, श्री विनोद नारायण झा, श्री पशुपति कुमार पारस। यह इस लिस्ट से भी यह सिद्ध होता है कि जिसकी ज्यादा जनसंख्या है उसे प्रतिनिधित्व कम दिया गया है और कुछ खास जातियों को जिसकी जनसंख्या कम है उनको उनकी जनसंख्या से बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है, संविधान विरोधी है। तो यहां पर भी बिंद, निषाद, मुनिया, मल्ला, यादव, मल्ला आदि जातियों को, केवट आदि जातियों को, चाई आदि जातियों को, गोरी आदि जातियों को, मंडल आदि जातियों को धोखा मिला है। अब हम बात करेंगे बिहार विधानसभा की। तो 243 बिहार विधानसभा की लिस्ट है जो vidanSabha.bis.nic.in पर उपलब्ध है। यहां पर अगर हम सभी सीटों को आपको बताएंगे तो काफी समय बीत जाएगा। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये सारी लिस्ट है। आप अपने अपने क्षेत्र के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी डिटेल आप पूरी यहां से ले सकते हैं। मैं कुछ नाम तो यहां पढ़ूंगा जरूर। तो हम स्टार्ट करते हैं 60 से 50 से। पर अब्दुल जलील मस्तान अमोर से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 56 नंबर पर अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस से जीते हैं। 57 नंबर पर अब्दुस सुभान, 57 नंबर पर अब्दुस सुभान बेसी से आरजेडी से जीते हैं। 58 नंबर पर मोहम्मद आफाक आलम, 58 नंबर पर मोहम्मद आफाक आलम कस्बा से कांग्रेस से जीते हैं। 59 नंबर पे कृष्ण कुमार ऋषि बनमंकी से बीजेपी से जीते हैं। 59 नंबर कृष्ण कुमार ऋषि बनमंकी से बीजेपी से जीते हैं। 60 नंबर पर बीमा भारती रुपोली से जेडीयू की विधायक हैं। 60 नंबर पर बीमा भारती रुपोली से जेडीयू की विधायक हैं। 61 नंबर पर लेसी सिंह धमदाह से जेडीयू की विधायक हैं। 62 नंबर पर विजय कुमार खेमका पूर्णिया से बीजेपी के विधायक हैं। 63 नंबर तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं। 64 पे शकील अहमद खान कदवा से कांग्रेस के विधायक हैं। 65 पे महबूब आलम
बलरामपुर से सीपीआई एमएल के विधायक हैं, और 66 पे विनोद कुमार सिंह बीजेपी के विधायक हैं। नंबर महबूब आलम बलरामपुर से सीपीआई एमएल के विधायक हैं। 66 नंबर पर विनोद कुमार सिंह प्राणपुर से बीजेपी के विधायक हैं। 67 नंबर पर मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, यह एससी रिजर्व सीट है, तो यहां से मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी से कांग्रेस के विधायक हैं। और 68 नंबर नीरज कुमार बरारी से आरजेडी के विधायक हैं। बरारी क्षेत्र में यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है। और 69 नंबर सुश्री पूनम पासवान खोड़ा से कांग्रेस की उम्मीदवार है। बाकी भी लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।